आज हमारे सामने एक पहेली है। एक तरफ है महात्मा गांधी, जो एक इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन चला रहे हैं, हम्म। नमक कानून तोड़ना, भारत छोड़ो का नारा देना। हम्म। और दूसरी तरफ वही गांधी लोगों से कह रहे हैं कि चरखा चलाओ, हाँ। गांव की नालियां साफ करो, नए टॉयलेट बनाओ। अब पहली नजर में ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो गांधी के काम और उनकी सोच के इन्हीं दो पहलुओं को दिखाते हैं। आज ये समझने की कोशिश है कि इस चरखे का, साफ सफाई का, आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई से आखिर क्या कनेक्शन था। और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि गांधी के लिए ये दो अलग अलग काम थे ही नहीं। ये जो छोटे छोटे दिखने वाले काम थे, जिन्हें वो रचनात्मक कार्यक्रम कहते थे, वो सिर्फ समाज सुधार नहीं थे। अच्छा। वो असल में आजादी की लड़ाई की तैयारी थी। ये उनकी जो बड़ी फिलॉसफी थी, उसको जमीन पर उतारने का तरीका था। राजनीतिक आजादी के साथ साथ एक नए समाज को बनाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले इन रचनात्मक कार्यक्रमों से ही शुरू करते हैं। ये असल में थे क्या और इतने जरूरी क्यों थे? हमारा पहला स्रोत ये बताता है कि ये कार्यक्रम भारत को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से फिर से खड़ा करने की कोशिश थे। मुद्दा सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का नहीं था, नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बनाने का था जो अंदर से मजबूत हो। बिल्कुल। गांधी का ये मानना था कि राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं है अगर समाज बटा हुआ हो और लोग आर्थिक रूप से गुलाम हो। और इस बदलाव की शुरुआत शहरों से नहीं बल्कि भारत के गांवों से होनी थी। और यहीं पर ग्रामोद्योग यानी गांव के उद्योगों का आइडिया सामने आता है। स्रोत में जिक्र है हाथ से सूत काटने और कपड़ा बुनने का, यानी खादी का। लेकिन ये सिर्फ कपड़ा बनाने से कहीं ज्यादा था, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। इसे एक आंदोलन समझिए। खादी विदेशी कपड़ों पर हमारी निर्भरता को तोड़ने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका था। उस वक्त ब्रिटेन के मैनचेस्टर की कपड़ा मिलें फल फूल रही थी, क्योंकि उन्होंने भारत के पारंपरिक कपड़ा उद्योग को एक तरह से तबाह कर दिया था। तो जब कोई भारतीय चरखा चलाकर धागा बनाता और खादी पहनता, तो वो सिर्फ कपड़े नहीं पहन रहा था, वो ब्रिटिश आर्थिक साम्राज्य पर एक चोट कर रहा था। चरखे का हर एक चक्कर एक छोटा सा राजनीतिक विद्रोह था। सही कहा। ये आत्मनिर्भरता का, अपने श्रम की इज्जत करने का एक प्रतीक बन गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ खादी तक सीमित नहीं था। इसमें गांव में तेल पेरना, हाथ से कागज बनाना, गुड़ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ऐसे कई छोटे छोटे उद्योग शामिल थे। अच्छा, मकसद ये था कि हर गांव अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके। आर्थिक ताकत कुछ बड़े शहरों या विदेशी कंपनियों के हाथ में ना रहकर गांवों में बंटी रहे। ये एक विकेंद्रीकृत एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का सपना था। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये कार्यक्रम सिर्फ पैसे, रुपए या अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं थे। ये समाज की जो गहरी बीमारियां थीं, उनको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि अस्पृश्यता का निवारण, छुआछूत को खत्म करना। गांधी के लिए ये सबसे जरूरी कामों में से एक था। वो छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक धब्बा और भगवान और इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म मानते थे। उनका तर्क बहुत सीधा था। जो समाज अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से को अछूत समझता है, वो सच्ची आजादी का हकदार कैसे हो सकता है? इसीलिए उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ बनाया और दलितों के मंदिर प्रवेश जैसे आंदोलनों को जोर शोर से चलाया। वो कहते थे कि असली स्वराज तब आएगा जब हम अपने अंदर के भेदभाव को मिटा देंगे। और इसी तरह की अहमियत सांप्रदायिक सद्भाव यानी हिंदू मुस्लिम एकता को दी गई। स्रोत बताता है कि इसे तो आजादी की बुनियाद माना गया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति थी कि अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ सके? ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन गांधी के लिए ये एक नैतिक विश्वास था। वो मानते थे कि भारत की आत्मा उसकी अनेकता में एकता में बसती है। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। इसके लिए उन्होंने प्रार्थना सभाएं की, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच बातचीत करवाई। अच्छा। और इसका सबसे ताकतवर उदाहरण है 1946 के नोआखाली दंगे। जब बंगाल में भयानक हिंसा भड़की, तो 77 साल का ये बूढ़ा आदमी अकेले उन हिंसा से भरे गांव में गया। महीनों तक वो नंगे पैर एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, सिर्फ शांति की अपील करने के लिए। ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था, ये उनके गहरे विश्वास का सबूत था। और इन कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका पर भी काफी जोर था। गांधी ये समझते थे कि जब तक देश की आधी आबादी यानी महिलाएं सामाजिक बंधनों में जकड़ी रहेंगी,
तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही बनाया। उन्होंने औरतों की पढ़ाई, उनकी आर्थिक आजादी की वकालत की और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज जैसी कुरीतियों का जमकर विरोध किया। वो महिलाओं को राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी मानते थे। शिक्षा को लेकर भी उनका एक बिल्कुल अलग नजरिया था, जिसे नई तालीम कहा गया। ये जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उस किताबी शिक्षा से काफी अलग थी। नई तालीम उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी विचार था। उस समय का जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था वो क्लर्क बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो सिर्फ अंग्रेजों के लिए काम कर सकें। नई तालीम इसका जवाब थी। अच्छा। इसमें किताबी ज्ञान को हाथ के काम यानी किसी हुनर से जोड़ा गया था। बच्चों को खेती, बढ़ईगिरी या कताई बुनाई जैसे काम सिखाए जाते थे ताकि वो आत्मनिर्भर बने। मतलब पढ़ाई और काम साथ साथ। हाँ, शिक्षा का मकसद सिर्फ दिमाग भरना नहीं था, बल्कि हाथ, दिमाग और दिल तीनों का विकास करना था। लक्ष्य था ऐसे नागरिक बनाना जो समाज के लिए उपयोगी हों और जिम्मेदार बने। अच्छा, बाकी सब तो समझ आता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक एकता, लेकिन स्वच्छता, आजादी की लड़ाई में टॉयलेट साफ करने की बात कहाँ से आ गई? ये कनेक्शन समझना थोड़ा मुश्किल है। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर गांधी की सोच की गहराई पता चलती है। उनके लिए सफाई सिर्फ सेहत का मामला नहीं थी। वो मानते थे कि हम जैसा अपना आसपास रखते हैं वैसी ही हमारी मानसिकता बन जाती है। उनके लिए एक गंदा गांव सिर्फ गंदगी नहीं था, बल्कि वो एक बिखरे हुए समाज और अनुशासन की कमी का प्रतीक था। अच्छा। तो स्वच्छ भारत का उनका विचार सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं था, बल्कि ये एक तरह की दिमागी और आध्यात्मिक सफाई थी। ये आत्म सुधार को राष्ट्र सुधार से जोड़ने का तरीका था। उनका मानना था कि जो इंसान अपना घर और गांव साफ नहीं रख सकता, वो देश को क्या चलाएगा। मतलब ये स्वराज के लिए एक शर्त थी। बिल्कुल, ये असली स्वराज के लिए जरूरी पहली शर्त थी। तो ये जो सारे कार्यक्रम थे, खादी, हरिजन सेवा, नई तालीम, स्वच्छता, ये सिर्फ अलग-अलग सोशल प्रोजेक्ट्स नहीं थे। इन सब के पीछे एक कोर फिलॉसफी जो इन्हें ताकत दे रही थी, और वो फिलॉसफी शुरू होती है गांधी के सबसे ताकतवर हथियार से, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है सत्य पर आग्रह या सत्य की शक्ति। लेकिन इसे सिर्फ अहिंसक विरोध कहना इसकी ताकत को कम आंकना है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक नैतिक जूडो मूव है। आप दुश्मन की शारीरिक ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करते हैं, लेकिन उसे चोट पहुंचाकर नहीं, बल्कि उसका जमीर जगाकर। सत्याग्रही खुद कष्ट सहकर सामने वाले के दिल को बदलने की कोशिश करता है। तो मकसद दुश्मन को हराना नहीं है। नहीं, मकसद है उसे अपनी गलती का एहसास दिलाकर जीतना। चंपारण आंदोलन या नमक सत्याग्रह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहां लाखों लोगों ने बिना हाथ उठाए एक शक्तिशाली साम्राज्य को झुका दिया। बिल्कुल। और सत्याग्रह का ये विचार एक और गहरे सिद्धांत से जुड़ा है, जो शायद गांधी की फिलॉसफी का सबसे जरूरी हिस्सा है, साधनों की पवित्रता। उनका मानना था कि जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य मिलेगा। मतलब जिस रास्ते पर आप चलेंगे, मंजिल भी वैसी ही होगी। हाँ। श्रोत में उनका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। साधन को बीज और साध्य को पेड़ के समान माना जा सकता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर आप आजादी जैसा पवित्र लक्ष्य चाहते हैं, तो उसे पाने के लिए हिंसा या झूठ का रास्ता नहीं अपना सकते। तो एक हिंसक तरीके से एक शांतिपूर्ण समाज नहीं बनाया जा सकता। कभी नहीं। इसीलिए उनके लिए अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, वो साध्य भी थी और साधन भी। और सर्वोदय का विचार, इसका क्या मतलब है? ये सत्याग्रह से कैसे अलग है? अगर सत्याग्रह अन्याय से लड़ने का तरीका है, तो सर्वोदय उस समाज का सपना है जिसे हम बनाना चाहते हैं। सर्वोदय का मतलब है सबका उदय या सबकी तरक्की। ये विचार जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से प्रेरित था। ये उस लोकप्रिय विचार से अलग है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई की बात की जाती है। सर्वोदय कहता है कि समाज की तरक्की का पैमाना ये होना चाहिए कि कतार में खड़े सबसे आखिरी और सबसे कमजोर इंसान की कितनी भलाई हुई। मतलब किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। हाँ, किसी को भी नहीं। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन इसी सर्वोदय की सोच का एक व्यवहारिक रूप था। धन को लेकर भी उनका एक बहुत अनोखा सिद्धांत था, ट्रस्टीशिप का। हाँ, और ये आज के जमाने में भी बहुत रैडिकल लगता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है कि अमीर लोगों को अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति का मालिक नहीं, बल्कि समाज का ट्रस्टी या संरक्षक समझना चाहिए।
उनका मानना था कि दौलत किसी एक इंसान की मेहनत से नहीं बल्कि पूरे समाज के सहयोग से बनती है, इसलिए उस पर समाज का हक है। अच्छा, उसे सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए इकट्ठा करने की जगह समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल था आज के जमाने में? अगर किसी बिलियनियर से कहा जाए कि वो अपनी दौलत का सिर्फ एक ट्रस्टी है, तो क्या वो मानेगा? क्या ये विचार थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? ये सवाल बिल्कुल जायज है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही आदर्शवादी विचार है और इसे पूरी तरह से लागू करना लगभग असंभव लगता है। लेकिन गांधी का मकसद शायद एक परफेक्ट सिस्टम बनाना नहीं, बल्कि लोगों की सोच में एक बदलाव लाना था। एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना। बिल्कुल, वो चाहते थे कि अमीर लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। आज हम जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कहते हैं, उसकी जड़ें कहीं न कहीं गांधी के इसी विचार में हैं। हालांकि गांधी का विचार इससे कहीं ज्यादा गहरा और क्रांतिकारी था। वो सिर्फ दान की बात नहीं कर रहे थे, वो मालिकाना हक की पूरी अवधारणा को ही चुनौती दे रहे थे। स्रोत में उनकी पश्चिमी सभ्यता की आलोचना का भी जिक्र है। हाँ, उनकी किताब हिंद स्वराज इसी आलोचना पर आधारित है। गांधी को मशीनों से या टेक्नोलॉजी से दिक्कत नहीं थी, उन्हें उस सभ्यता से दिक्कत थी जो सिर्फ भौतिकवाद, लालच और ज्यादा से ज्यादा उपभोग पर टिकी हो। वो मानते थे कि सच्ची सभ्यता नैतिक और आध्यात्मिक विकास में है, न कि सिर्फ ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में। उनके जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, जैसे खादी और ग्रामोद्योग, वो इसी वैकल्पिक दृष्टि को जमीन पर उतारने का एक व्यावहारिक प्रयास थे। एक ऐसी जीवन शैली जो सरल हो, आत्मनिर्भर हो और प्रकृति के साथ तालमेल में हो। तो अब हमारे पास तस्वीर के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ है ये जमीनी कार्यक्रम और दूसरी तरफ है इनके पीछे की गहरी फिलॉसफी। सवाल ये है कि उन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन कैसे खड़ा किया। स्रोत में एक संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति का जिक्र है। ये उनकी एक बहुत ही समझदारी भरी और व्यवहारिक रणनीति थी। गांधी जानते थे कि कोई भी समाज लगातार सालों तक संघर्ष की ऊंची लहर पर सवार नहीं रह सकता। सही बात है। लोग थक जाते हैं, उनका उत्साह कम हो जाता है। इसलिए वो एक तीव्र संघर्ष के दौर के बाद, जैसे कि असहयोग आंदोलन, एक विराम का दौर लाते थे। लेकिन ये विराम खाली बैठने का समय नहीं होता था। तो इस विराम के दौरान क्या होता था? इस विराम के दौरान ही कार्यकर्ता पूरी तरह से रचनात्मक कार्यक्रमों में जुट जाते थे। वो गांव-गांव जाकर खादी का प्रचार करते, स्कूल खोलते, सफाई अभियान चलाते। अच्छा, तो ये एक तरह से तैयारी का समय था। बिल्कुल, इससे जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत होता था, लोगों का मनोबल बना रहता था और वो अगले बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये एक साइकिल थी, संघर्ष से ताकत का प्रदर्शन करो और फिर विराम में उस ताकत की नींव को और गहरा करो। और यहाँ एक और विरोधाभासी विचार आता है नियंत्रित आंदोलन का। एक जन नेता जो लाखों लोगों को सड़कों पर उतार रहा है, वो अपने ही आंदोलन को कंट्रोल में क्यों रखना चाहता था? ये तो अपनी ही ताकत को सीमित करने जैसा हुआ। क्योंकि उनके लिए एक चीज सबसे ऊपर थी जिससे वो कोई समझौता नहीं कर सकते थे, और वो थी अहिंसा। उनका मानना था कि जैसे ही कोई आंदोलन हिंसक होता है, वो अपनी नैतिक शक्ति खो देता है। फिर अंग्रेजों और हम में कोई फर्क नहीं रह जाता। उन्हें एक अनुशासित, अहिंसक सेना चाहिए थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद 1922 की चौरी चौरा की घटना है। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, पूरे देश में जोश था। तभी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जैसे ही गांधी को ये खबर मिली, उन्होंने बिना किसी से पूछे तुरंत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को वापस ले लिया, जबकि बाकी नेता इसके खिलाफ थे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेता उनके इस फैसले से नाराज थे। उन्हें लगा कि एक छोटी सी घटना की सजा पूरे देश को क्यों दी जा रही है। लेकिन गांधी ने सबको दिखाया कि उनके लिए सिद्धांत राजनीतिक फायदे से कहीं ज्यादा बड़े हैं। वो एक हिंसक आजादी नहीं चाहते थे। तो जब हम इन दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो हमारी शुरुआती पहेली का जवाब अब साफ होने लगता है। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम सिर्फ अलग-थलग सामाजिक सुधार परियोजनाएं नहीं थे। वो उनके मूल दर्शन का जमीनी रूप थे। उनकी फिलॉसफी इन एक्शन थी। हर कार्यक्रम एक सिद्धांत का जीता जागता सबूत था। खादी आत्मनिर्भरता और साधनों की पवित्रता का प्रतीक थी। छुआछूत को मिटाना, सर्वोदय के सिद्धांत को अमल में लाना था। बिल्कुल, और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार, अहिंसा के सिद्धांत को पूरे समाज पर लागू करना था। ये कार्यक्रम उस नए भारत के बीज थे जिसका वो सपना देख रहे थे।
एक ऐसा भारत जो सिर्फ राजनीतिक रूप से आज़ाद ना हो, बल्कि अंदर से न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर भी हो। इन कार्यक्रमों और सिद्धांतों को एक साथ समझना ही गांधी के पूरे दृष्टिकोण को समझने की कुंजी है। ये दिखाता है कि बड़े विचारों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस, व्यावहारिक कदमों की जरूरत होती है। तो चरखा आजादी की लड़ाई से अलग नहीं था, वो एक तरह से आजादी की लड़ाई ही थी। ये सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। आज की हमारी दुनिया में, जहां आर्थिक असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, गांधी के ये विचार कितने प्रासंगिक हैं। ट्रस्टीशिप जैसा सिद्धांत, जहां दौलत को समाज की अमानत समझा जाता है, या नई तालीम जो किताबी ज्ञान से ज्यादा हुनर और नैतिक विकास पर जोर देती है, क्या ये आज हमारी कुछ समस्याओं का समाधान दे सकती है?